अभी जो मैं बता रहा था कि हमारे आदिवासी परिवार में बहुत सारे भाई जो अपने परिवार के लिए बाधा बने हुए थे या फिर अपने परिवार से नाराज थे, ऐसे आदिवासी परिवार में आए। और जब यहाँ पर ताकत का निर्माण हुआ तो ऐसे बहुत सारे भाई हैं, उन्होंने अपनी आदिवासी परिवार की ताकत है उसको अपनी परिवार की समस्या सॉल्व करने के लिए या फिर अपने निजी हित के लिए, निजी फायदे के लिए आदिवासी परिवार का फायदा यानी इस्तेमाल करने का कोशिश किया। तो ये हमारा उद्देश्य कभी ये नहीं रहा कि हम लोग निजी हित के लिए या निजी फायदे के लिए आदिवासी परिवार का इस्तेमाल करें। आदिवासी परिवार है वह शुद्ध रूप से समाज हित के लिए बना है। यहाँ पर राजनीति से कोई मतलब नहीं है, ना आपका किसी प्रकार का रिलीजियस सिस्टम से कोई मतलब है। यह प्योरली यानी एक तरीके से ऐसा कहे कि एक प्योर घी होता है, उस तरीके से समाज में हम कौन सी बातों का प्रचार प्रसार करें कि हमारा आदिवासी समाज है वो एक आदर्श समाज बने और पूरी दुनिया में उस आदर्श समाज की वैल्यू हो, पूरी दुनिया के लोग इससे प्रेरणा ग्रहण करें। ये हमारा उद्देश्य हम लोगों ने सबसे पहले निर्धारित किया, जिसको हमने लिपिबद्ध किया है। लेकिन हम लोग वो इसलिए लोगों को नहीं देते हैं, यदि दे दें तो कोई लोग हैं इसका गलत यूज कर सकते हैं, गलत उपयोग कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसी को देते नहीं हैं। तो निजी हित को मानने वाले बहुत सारे भाई हैं, वो आज की तारीख में आदिवासी परिवार का भी विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनके राजनीतिक हितों पर कुठाराघात हो रहा है, ऐसा हम मानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे भाई हैं। अब इन सारे संदर्भ में देखा जाए, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि हर परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है, जो आदिवासी परिवार में ऐसे बहुत सारे लोग आ गए जो आज परेशानी पैदा कर रहे हैं। और हमारी बोली में भी एक कहावत है कि वगड़ेलो वेलो वे त कासरी कार्य मिटी नहीं था, है ना। कड़गा वेलानी कासरी कड़गी श्रे मिटी कार्य भी नहीं था। ये बात हम लोग सब जानते हैं। तो हमारे समाज में जन जागरण करते समय हम लोगों को ये ख्याल रखना होगा कि समाज हित को सर्वोपरि रखना है। इसलिए हम लोगों ने समाज नीति जो बनाई है वह समाज नीति सर्वोपरि है। राजनीति हमारे लिए कोई मायना नहीं रखती है, यह हम लोग पहले से कह रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं समाज में या गांव में या हमारे लोकल लेवल के कार्यकर्ताओं तक ये बात नहीं पहुंचने देते हैं और अपने हितों का ख्याल रख करके बातों को तोड़ मरोड़ करके भी पेश करते हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि पिछले कुछ समय से बहुत सारे लोग अनाप शनाप आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ऐसे निंदक लोगों की वजह से, ऐसे आलोचक लोगों की वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ कि हम लोग नया रिसर्च करने में कामयाब हुए कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे समाज में बहुत सारा प्रेशर है, बहुत सारा विरोध है, उस विरोध को कैसे ठीक किया जाए। उस ऐसा सोचते सोचते बहुत सारी बातें हम लोगों को समझ में आई और वो समाज के लिए बहुत काम की है, भविष्य के लिए बहुत काम की है। जैसा कि भाइयों हम लोग जितना भी काम कर पाते हैं उस काम को करने के मार्ग में हम 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कुछ बातें लिख के रखना होता है ताकि आने वाली जनरेशन उसको पढ़े, या फिर ऐसा एक रोड मैप हम बना दें कि आने वाली जनरेशन है उस पर लिख सके या बोल सके। यह काम हम लोग बखूबी आगे आज की तारीख में कर रहे हैं। अब हम लोग मूल बात पर आते हैं जिसके लिए आज हम लोगों ने लाइव किया। तो इसके मार्ग में हम लोगों ने देखा पिछले कुछ समय से, जब से हम लोगों ने समझने का कोशिश किया कि हमारा समाज के बारे में क्या है, कैसे है, और समझने का कोशिश किया, तो सबसे पहला विरोध हम लोगों को नजर आया, वो विरोध था आदिवासी शब्द को लेकर के। आदिवासी शब्द को लेकर के सबसे ज़्यादा विरोध हमने देखा। दूसरी तरफ हमें ऐसा भी लगा कि कुछ लोग ऐसा है कि हमारे समाज का नाम बदल देना चाहते हैं। वे लोग जबरदस्ती हमको वनवासी कह रहे थे या कहने लगे थे। तो हमारे दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ कि हम तो आदिवासी लोग हैं, हम लोगों को ये वनवासी कहने का क्या मीनिंग है और वो भी जबरदस्ती क्यों कह रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में खड़ी होती थी और ये चीज़ हम लोगों ने देखा। तो दूसरा बात है, हम लोगों ने देखा कि सेकंड जो इशू है वो जय जोहार। जय जोहार हमारा जो उद्बोधन है बहुत आदि अनादि काल से,
तो इस उद्बोधन को लेकर के भी बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, और जितना विरोध हुआ उतना उसका प्रचार प्रसार होता गया। अब चूंकि आज मेरे अपने परिवार की बात करूं तो मेरे अपने परिवार में जय गुरु महाराज बोलते हैं जन्मजात, क्योंकि हम गोविंद गुरु के आंदोलन की पैदाइश हैं। तो मेरे पड़ोस में ही इलाका स्टार्ट हो जाता है संत सुरमाल महाराज का, तो वो जय सीताराम बोलते हैं। अब हमारे दिमाग में सवाल आया कि ये दो उद्बोधन अभी कुछ एक साल से, जैसे गोविंद गुरु की बात करें तो 100 साल पहले, संत सुरमाल महाराज की बात करें 150 साल पहले, ये दो उद्बोधन हमारे समाज में नवीन रूप से प्रचारित हुए। तो अब इन दोनों भक्ति वाले लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास हम लोगों ने 2010 से किया। 5 साल हमने मेहनत किया, लेकिन हम लोग नाकाम रहे, क्योंकि दोनों में से कोई भी दूसरे का उद्बोधन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, दूसरे के भगत परंपरा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। और बहुत सारी बातें हम लोगों ने आपको पहले से बता चुके हैं। खान पान के मामले में संत सुरमाल महाराज के जो भगत हैं वो गोविंद गुरु वालों को खाना नहीं खाते। बेटियों की शादी करते हैं तो बेटियों को 3 से 4 साल तक भोजन नहीं बनाने देते। इस तरीके से बहुत सारी बातें थी। उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने फैसला लिया कि क्यों नहीं अपने पूर्वजों में अभी थोड़ा लुप्त होने के कगार पर जो उद्बोधन है जय जोहार, उसी को प्रचारित किया जाए। इसको लेकर के बहुत सारा विरोध हुआ, आज भी विरोध जारी है। इसके बावजूद में हम लोगों ने इसको नहीं छोड़ा और बोलने का प्रयास किया। देखते ही देखते आज पूरे देश में जय जोहार का जो उद्बोधन है वो प्रचारित हो रहा है, और यह आदिवासी एकता का पर्याय बन गया है। कई सालों से, पिछले 50 वर्षों से, 70 वर्षों से, जब देश आज़ाद हुआ तब से लगा करके आदिवासी एकता का हमारे जो पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग प्रयास कर रहे हैं। आदिवासी एकता में आज तक कोई सफलता उतनी नहीं मिली जितनी एक उद्बोधन जय जोहार ने करके दिखला दिया। भले आज वो वैचारिक रूप से हमसे नाराज भी होंगे, सांगठनिक रूप से हमसे दूर भी होंगे, सामुदायिक रूप से भी हमसे अलग भी होंगे, लेकिन उन एकता बन गई है जय जोहार के नाम पर, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तीसरी हमारी जो बात हम लोग देखते हैं कि आदिवासियों की स्पीचेज, यानी आदिवासियों की बोली, आप देख लीजिए पूरे देश में। आज हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा है, वह आपका उसका जस्ट पड़ोस वाला जो बेल्ट है, जैसे हमारा महिसागर देख लो, दाहोद देख लो, अरवल्ली देख लो, साबरकाठा, बनासकाठा देख लो, ये जो बेल्ट है वो बिल्कुल हमारे से जुड़ा हुआ, हमारा गोत्र एक है, हमारी शादियां एक होती हैं। इसके बावजूद हमारी बोली और उनकी बोली में भी कोई खास डिफरेंस नहीं है। इसके बावजूद भी गुजरात और राजस्थान की स्टेट बॉर्डर है, और इस स्टेट बॉर्डर होने की वजह से गुजरात में गुजराती पढ़ाते हैं, राजस्थान में हिंदी पढ़ाते हैं। तो स्पीचेस के आधार पर भी हमारे समाज को बांटा गया। उधर महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र में मराठी पढ़ाई जाती है, मध्य प्रदेश में हिंदी पढ़ाई जाती है। उधर आगे बढ़िए छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया, मोलो या गोंडी भाषा, आपका साउथ वाला इलाका तेलंगाना में, वहाँ तेलुगु है ना। और इस तरीके से 2 भाषा इस हमारे पूरे देश के आदिवासियों की जो पट्टी है वो 2 भागों में बांट दी, एक क्षेत्रीय भाषा और एक हिंदी भाषी क्षेत्र। ये इतना बड़ा षड्यंत्र है कि आदिवासियों को समूल नष्ट करने का षड्यंत्र मैं मानता हूं, क्योंकि जहां आदिवासियों की संख्या 90 से 80% है, 70% है, 60% है, उसी इलाके को बीचों बीच काट डाला, और काटने के बाद एक एरिया को तो हिंदी भाषी कर दिया, दूसरे एरिया को कर दिया क्षेत्रीय भाषा में डाल दिया। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, उसको भी आज की तारीख में समाज को हम जोड़ने में कामयाब हो रहे हैं, और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। तीसरी बात ट्राइबल टेरिटरी का, दक्षिणी राजस्थान में हम देखते हैं 70% आदिवासी है, तो दक्षिणी राजस्थान के 4-5 जिले, और आपका गुजरात के पड़ोस वाले जिले, और आपका मध्य प्रदेश वाले जिले जिसको हम बिल प्रदेश कहते हैं, महाराष्ट्र के जिले, जहां सघन आदिवासी बस्ती है, घनत्व जहां आदिवासियों को ज्यादा, उसी इलाके में स्टेट बॉर्डर बनाई, उसी इलाके में जिले की भी बॉर्डर बनाई। और आप परिसीमन को देखेंगे तो लोकसभा और विधानसभा के एरिया भी ऐसे काट छांट करके बनाए हैं कि आदिवासियों की संख्या कैसे कम किया जाए। ये पूरे देश की समस्या है। तो
एकमात्र आदिवासियों के विरोध में ये सब क्यों हो रहा है, ये हमारे दिमाग में सवाल था। और एक ट्राइबल टेरिटरी के साथ साथ एक पांचवा बिंदु है कैलेंडर। आज कई लोगों को ये समझ में नहीं आता। आज हम लोग कई देखते हैं, लोग तो अब सावन शुरू हो गया ऐसा बोलते हैं और सावन के व्रत उपवास भी कर लेते हैं, जबकि डूंगरपुर बांसवाड़ा में सावन ये आज जैसे अमावस्या है तो कल आपका शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है, तब सावन शुरू होता है। जबकि आपका नॉर्थ इंडिया का जो सावन है उसके 15 दिन पूरे हो गए, यानी जो आपका कृष्ण पक्ष था तब से सावन शुरू माना जाता है। और हमारे जो साउथ इंडिया वाले लोगों का है वो आपका शुक्ल पक्ष से। अब इसमें भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों को तो गुजरात सहित साउथ यानी दक्षिणी भारत के साथ रखा, और प्रतापगढ़ उदयपुर से लगा करके आपका पूरा नॉर्थ इंडिया में सौर कैलेंडर चलता है जो कृष्ण पक्ष से स्टार्ट होता है। और डूंगरपुर बांसवाड़ा 2 ही जिले मात्र, और पूरा साउथ इंडिया जिसमें गुजरात आ गया, महाराष्ट्र आ गया, ये सारा पूरा इलाका आ गया, वो चंद्र मास के आधार पे चलता है, वो शुक्ल पक्ष से स्टार्ट होता है। यानी कैलेंडर के आधार पर भी आदिवासियों को 2 हिस्सों में बांटा है। और हमारा ये सवाल है कि चलो पूरा राजस्थान को आप लोगों ने या तो चंद्र कैलेंडर में डालना चाहिए था या सौर कैलेंडर में डालना चाहिए था, केवल 2 जिले क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। उसके ऐतिहासिक कारण है, बहुत बड़े कारण है, और इन कारणों के पीछे भी हम लोगों को जानकारी होना चाहिए और रिसर्च करना चाहिए। तीसरा अगला बात है, ये सब प्रकार के हमारे समाज के विरोध में काम हो रहे हैं। अगला बिंदु है आदिवासी धर्म। अब कई लोग कहते हैं हमारा ये धर्म होना चाहिए, हमारा वो धर्म होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि आदिवासी को धर्म शब्द से कोई लेना देना ही नहीं। अब मेरा ये सवाल है, जब जनगणना ही धर्म के आधार पर होती है, और जो देश आजाद होने से पहले जो जनगणना हो रही थी वह भी धर्म के आधार पर होती थी। चलो हम धर्म नहीं भी माने, में भी पॉसिबल, नो प्रॉब्लम। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आवेदन आता है उस आवेदन में क्या धर्म भरें? हर आवेदन के अंदर धर्म लिखना अनिवार्य होता है। स्कूलों में हम गए तो तब हमारे माँ बाप को पता भी नहीं था कि हमारा धर्म कौन सा है, इसके बावजूद जबरदस्ती धर्म लिख दिए। और पूरी दुनिया में ये जो धार्मिक विद्वेष है या धार्मिक आधार पर समाज को काल्पनिक बातों के पीछे, पाखंडवाद के पीछे, अंधविश्वास के पीछे, यानी जो प्रकृति है उसके विरोध में जो हमारे समाज को डाला जाता है, सारी दुनिया को डाला जा रहा है, तो उससे हम कैसे बचें? उसका भी तो कोई आधार होना चाहिए। उसके लिए आज देख लीजिए आप, आदिवासी धर्म के नाम से जो जन जागरण चल रहा है, अब वो आदिवासी धर्म का नाम होगा कि सरना होगा कि गोंडी होगा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन एक हमारी आइडेंटिटी तो होनी चाहिए। उसका भी लोग विरोध कर रहे हैं। यानी मैंने पहले बताया आदिवासी शब्द का भी विरोध करते हैं, जय जवाहर उद्बोधन का भी विरोध करते हैं, ट्राइबल बोली को आज तक मान्यता नहीं है, और ट्राइबल बोली के आधार, ट्राइबल बोली को भी बीचों बीच काट करके 2 एरिया में बांट दिया, एक हिंदी भाषी और एक क्षेत्रीय भाषा, और तीसरा ट्राइबल टेरिटरी, जैसा मैंने बताया आदिवासियों का सघन आबादी है जहाँ घनत्व ज्यादा है, वो 2 हिस्सों में बांट दिया, यानी 4 हिस्सों में बांट दिया, जैसे भीलों को 4 राज्यों में बांट दिया। अब कैलेंडर की बात बताया मैंने, चंद्र मास और सौर मास का जो 2 कैलेंडर हैं, सौर कैलेंडर और चंद्र कैलेंडर, उसमें भी हम लोगों को बांट दिया। फिर आदिवासी धर्म की भी मान्यता नहीं दे रहे, 1931 तक था उसी को हम रीस्टोर करना चाह रहे हैं। हम लोग कोई नया तो मांग नहीं रहे हैं, 1931 में जहां हमारी जनगणना जिस कॉलम में होती थी वहां होनी चाहिए, हम ये कह रहे हैं, इसका भी लोग विरोध कर रहे हैं। अब है अगली बात है विश्व आदिवासी दिवस। आप देख ही रहे हैं क्या क्या लोग बोल रहे हैं, विश्व आदिवासी दिवस नहीं मनाना चाहिए, ये ईसाई लोग हैं, ऐसा वैसा, बहुत सारी बातें। आरोपों की कोई सीमा नहीं है, और ये सब आरोप कौन लगा रहा है, ये सब विरोध कौन कर रहा है? आदिवासी लोग कर रहे हैं। अब सवाल पैदा होता है कि हम सच्चे आदिवासी हैं कि वो सच्चे आदिवासी हैं? तो चूंकि हम लोग इनके समर्थन में है इसलिए हम कहेंगे कि हम सच्चे आदिवासी हैं। वो लोग हमारे विरोध में है तो उनको पूछा जाए तो वो कहेंगे कि हम सच्चे आदिवासी हैं। अब सवाल पैदा होता है कि दोनों तो आदिवासी है, दोनों का डीएनए एक है, दोनों का खून एक है, दोनों का वंश एक है, सच्चा आदिवासी कौन? अब वही वो शुरुआत में बात मैंने कही थी कि हर परिवार में एक आदमी विरोधी होता है, वही बात यहाँ आकर ठहर जाती है।
कि वो जो लोग विरोध करने वाले हैं उनके पीछे है कौन, तो उनके पीछे हमेशा वही समाज तोड़क लोग होंगे, वही संगठन वाले लोग होंगे जो समाज का बंटवारा करना चाहते हैं, समाज में भेदभाव बरकरार रखना चाहते हैं, समाज को काल्पनिक चीजों के पीछे लेके जाना चाहते हैं, वास्तविक से दूर हटाना चाहते हैं, प्रकृति के विरोध में काम करते हैं, आपका काल्पनिक चीजें, काल्पनिक देवी देवता थोप कर पूरा समाज की जो संस्कृति है, पूजा पद्धति है, विवाह पद्धति है, उसको ध्वस्त करना चाहते हैं, वे लोग हैं। तो हमारा ये कहना है कि भाइयों, हमारे भाइयों को ही आप आगे क्यों कर रहे हैं, आप क्यों नहीं आ रहे हैं? यदि आप आ जाओ तो थोड़ा सा हमें भी कुछ समझ में आए कि आपके साथ में क्या करना है क्या नहीं। यानी आदिवासी लोग तो कभी मच्छर को भी नहीं मारता, चींटी को भी नहीं मारता, तो हम आपको आपका मारपीट ऐसा कुछ हम लोग सोचते नहीं है। हमारा ये कहना है कि हम समाज को आइडेंटिफाइड करके बता तो सके कि ये लोग विरोधी हैं। अब देश में इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि जो विरोध करने वाला है वो तो कभी सामने नहीं आता और अपने ही समाज के लोगों को आगे किया जाता है। एक कितनी बड़ी विडंबना है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो लोग हैं हमारे अपने लोगों का के द्वारा विरोध करवाया जाता है। अगली बात हम लोग देखते हैं कि आदिवासियों के संदर्भ में जब से देखते हैं 1951-52 में चुनाव हुआ, उस समय से आदिवासियों को केवल इलेक्शन का पावर दिया, सिलेक्शन का पावर नहीं दिया। यानी राजनीतिक आरक्षण है आदिवासियों का, उसमें आदिवासियों के लिए निश्चित स्थान फिक्स हैं, रिजर्व्ड हैं। आपका विधानसभा में भी आदिवासी लीडर जाते हैं, संसद में भी आदिवासी लीडर जाते हैं। तो वहां कौन आदिवासी लीडर जाएगा विधानसभा और संसद में, वो सिलेक्शन करने का पावर आदिवासियों को नहीं। यह बात बहुत गंभीर है। तो उसके लिए भी हमारे लोग हैं, हम लोग एक नया सुझाव दे रहे हैं कि आदिवासी लोग ही अपने जनप्रतिनिधि का सिलेक्शन करें और फिर इलेक्शन हो और फिर वहां जीत के जाएं। यह सफल प्रयोग हम राजस्थान में कर चुके हैं। तो उसका भी विरोध लोग को कर रहे हैं और समझ में आने के बाद विरोध कर रहे हैं। तो वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनका अपना निजी हित है, निजी हित नहीं सध रहा है। तो लोगों को अपने पेट की चिंता है, हमें हजारों पेटों की चिंता है, जिसमें जीव जंतु भी आ गए, सभी मनुष्य आ गए। आदिवासियों का किसी भी समाज से, किसी भी धर्म से, किसी भी संगठन से, किसी भी जीव के साथ कोई विरोध नहीं। यदि ऐसा विरोध है तो वो आदिवासी नहीं। ये हजारों बार हम बोल चुके। और एक इंपॉर्टेंट बात है, इतिहास में हमारी नकारात्मक छवि बनाई। आप देखेंगे डूंगर बरंडा के बारे में, डूंगरपुर का जो राजा था, तो वो लोग क्या बोलेंगे, वो तो एक बनिए की लड़की से शादी करना चाहता था, इसलिए उसको बनिए ने राजपूतों को बुलाया और युद्ध हुआ और वो मारा गया। यानी नकारात्मक छवि। इसी तरीके से उज्जैन में हमारा जो पूर्वज राजा था, गर्दबिल्ल का बेटा विक्रम राजा, उसके बारे में भी यही बात बताई जाती है कि एक जैन था, उस जैन की साध्वी थी, कालकाचारी की, सरस्वती नाम था, उसे वो शादी करना चाहता था। वो सकिस्तान यानी आज का जो सिस्तान इलाका जो आपका ईरान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर है, वहां से जा करके शकों को बुला लाए, ऐसा रेफरेंस मिलता है। यानी आदिवासी जितने भी राजा महाराजा थे, उनकी छवि नकारात्मक ही इतिहास में बताई जाती है। ऐसा क्यों? यानी हर चीज में हमारा विरोध। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो जब भी हम जन जागरण शुरू करते हैं, यानी हम का मतलब मैं नहीं या हमारे दूसरे जो आने वाले समय में कार्यकर्ता, वो नहीं, जिसने भी आदिवासी समाज का जन जागरण शुरू किया, तो उसी आदिवासी कौम से या उसी इलाके से या उसी गांव का या उसी परिवार का आदमी को उसके विरोध में खड़ा कर दिया जाता है। ऐसा कैसे होता है? ये हमारा व्यक्ति नहीं करता, दूसरे करवाते हैं, उसको लोभ लालच में डालकर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मीडिया की बात करो तो मीडिया तो हमारा कभी हुआ भी नहीं है, न होने वाला है। पुलिस का चरित्र देख लें हम लोग, तो हमको ऑलरेडी हमारी डिमांड क्या है कि एक पुलिस थाना है हमारे इलाके में, उस पुलिस थाने में इलाके में जितने भी ट्राइबल जनसंख्या, मान लो 70% है, तो 70% पुलिसकर्मी उस थाने में आदिवासी होना चाहिए। यदि 80% आदिवासी उस पुलिस थाने की टेरिटरी में, इलाके में है, तो 80% आदिवासी उस पुलिस थाने में होना चाहिए। लेकिन होता क्या है? जस्ट उल्टा होता है। जो पुलिसकर्मी आदिवासियों को शोषण कर सके, दबा सके,
आपका क्या कह सकते हैं, उनके साथ में गलत व्यवहार कर सके, उसी आदमी का वहां पोस्टिंग कर दिया जाता है। और अपन सब जानते हैं पुलिस में एक विशेष कम्युनिटी जिसका हजारों साल से हमारे आपस में टकराव रहा है, अंतर विरोध रहा है, वो ही ज्यादा है। तो ये सब हमारे विरोध में हो रहा है। अब विरोध में हो रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या करें, ये हमारे सामने सवाल पैदा होता है। तो ये आदिवासी एकता के लिए ये बहुत बड़े बड़े आधार हैं जिसकी वजह से आदिवासी एक हो रहे हैं और आज बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। अगली बात है कि हमारे समाज की बात करें, ये तो हमने बहुत सारी बातें दूसरे लोग विरोध करते हैं, आपका हमारे समाज के लोगों के द्वारा विरोध करवाते हैं, ये हमने बात करी। लेकिन हमारे अपने कार्यकर्ताओं में भी कुछ कमियां हैं, जिसमें एक नंबर एक है उतावलापन। उतावले लोग हमेशा समाज के लिए या संगठन के लिए घातक होते हैं। बहुत ज्यादा उतावलापन, नहीं जो काम आज करना चाहिए, आपका 15 दिन बाद करना चाहिए, वो आज करने की कोशिश, इतना उतावलापन। और हम लोगों ने एक बात और देखी है कि 1857 की क्रांति की भी हम बात करें तो वो समय से पहले होगी, इसलिए असफल हो गई। इतना पढ़ लेने के बाद भी हमारे बहुत सारे लोग हैं, उनको कोई धैर्य नहीं है, नहीं आज के आज काम हो जाना चाहिए। कैसे होगा भाई, ये बीमारी कितनी बड़ी है, जितनी गहरी बीमारी है उसका इलाज भी धीरे धीरे होगा। और कोई हम लोग समाज का जागरण करके समाज की एकता के लिए आदर्श कम्युनिटी निर्माण करना हमारा लक्ष्य है, कोई एक दो दिन में तो होगा नहीं। और अनुशासनहीनता, अभी विश्व आदिवासी दिवस के लिए कई सारे लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को छोटा मोटा कार्यक्रम करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो हमने बिल्कुल पिछले साल से मना कर दिया। कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के बहुत सारा प्रॉब्लम है, जान बचाना पहले जरूरी है। तो कोविड की जो गाइडलाइन है हम उसको फॉलो करेंगे और फॉलो कर रहे हैं। ग्राम स्तर पर मनाइए, और ग्राम स्तर पर मनाएंगे तो अनुशासनहीनता का कोई तकलीफ नहीं आएगा। हमारे समाज की एक बहुत बड़ी ग्रेट प्रॉब्लम क्या है कि कुछ युवा होते हैं, वे लोग अपने बड़े लोगों को लक्ष्य बना करके गलत काम कर बैठते हैं। क्या सोचते हैं, ये बड़े लोग हैं वो संभाल लेंगे, अपने तो चलेगा, ऐसा करके पी करके भी आ जाते हैं, उल्टा सीधा कुछ कर बैठते हैं, कहीं छोटा मोटा अलग गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, तो उससे समस्या पैदा हो जाती है। और जो मैंने बताया जिन लोगों के बारे में, वो तो उसी बिंदु को ढूंढने में लगे रहेंगे कि क्या गलत हो रहा है, उसी को हाईलाइट करेंगे। जिसमें मीडिया है, आपका प्रशासन के लोग हैं, शासन के लोग हैं, आपका ये लोग हैं, वो अंगुली करने का ही काम करेंगे, जो गलत होगा उसी को हाईलाइट करेंगे। और हमारे लोग ऐसे अनुशासनहीनता बरतते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि मेरा ही हित हो, ऐसे लोग भी बहुत सारे होते हैं। तो ये आपका मैंने 11-12 बिंदु मैंने बताए, इन 11-12 बिंदु का लगातार हमारा विरोध हो रहा है। इसके बावजूद भी हम लोग दिन दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी आइडियोलॉजी का, हमारे सिद्धांतों का, हम जो बोल रहे हैं, हम जो लिख रहे हैं, उसका कोई तोड़ नहीं किसी के पास। जितना ज्यादा विरोध हो रहा है उतना ज्यादा प्रचार हो रहा है, उतना ज्यादा फैलाव हो रहा है। आज 2-3 सालों में विश्व आदिवासी के दिवस के बैनर फलों में पहुंच गए। पहले ब्लॉक लेवल पर लगते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लगते थे, फिर पंचायतों में लगने लगे, आज फलों में पहुंच गए। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये हम लोगों को ध्यान रखना होगा। एक इंपॉर्टेंट बात, जब हम पैदा हुए थे तब हम लोगों ने, पहले मैंने बताया कि कुछ दिक्कतें थी, लेकिन आज हम लोग देखते हैं तो 2-3 प्रकार के भेद हमको दिखाई देते हैं। आज हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी और शहरी क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी, उसका भेद हम देखते हैं। एक शहरी क्षेत्र में रहने वाला आदिवासी, एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला आदिवासी। दूसरा हम भेद देखते हैं पढ़े लिखे और अनपढ़ में भेद, पढ़ा लिखा आदिवासी और अनपढ़ आदिवासी। और कुछ तीसरा नंबर का उदाहरण है, आपका भेद है वो रोजगार प्राप्त और बेरोजगार आदिवासियों में भेद है, रोजगार प्राप्त आदिवासी और बेरोजगार आदिवासी। और एक भेद है अमीर, जैसे पॉलिटिक्स में लोग चले गए, कुछ सरपंच बन गए, एमएलए एमपी बन गए,
आपका बड़ी सर्विस है जो 2-3 पीढ़ी तक सर्विस हो गई, किसी 2-3 पीढ़ी तक तो होती नहीं है लेकिन कहीं कहीं पर 3 पीढ़ी भी हो गई, तो उनमें कुछ फाइनेंशियल यानी वित्तीय शक्ति ज़्यादा होगी, और कुछ लोग होते हैं हैंड टू माउथ होते हैं यानी गरीब होते हैं, उनमें भी भेद होता है। तो मेरे जन्म के आसपास हम देखते हैं ये चारों भेद नहीं थे। मेरा जन्म 1974 में हुआ, तो मेरे जन्म के आसपास ये चारों भेद समाज में नहीं थे। लेकिन उस समय में एक बड़ा भेद था। वो क्या भेद था? शाकाहारी और मांसाहारी आदिवासियों का भेद। कुछ आदिवासी शाकाहारी थे, कुछ आदिवासी मांसाहारी थे। और शाकाहारियों में भी मैं पहले उदाहरण दे चुका हूं, 2 प्रकार के भेद थे। एक गोविंद गुरु की भक्ति वाले भगत थे, शाकाहारी लोग थे, और एक शाकाहारी लोग थे वो संत सुरमाल महाराज की भक्ति वाले। तो ये 2 प्रकार के भेद थे। अब संत गोविंद गुरु महाराज की भगत परंपरा की बात हम लोग करते हैं, तो उनकी प्रेरणा संत सुरमाल महाराज की भक्ति थी। संत गोविंद गुरु महाराज की भगत परंपरा की प्रेरणा संत सुरमाल महाराज की भगत परंपरा थी। अब संत सुरमाल महाराज की भगत परंपरा की प्रेरणा क्या थी, ऐसा हम रिसर्च करते हैं तो संत सुरमाल महाराज की भगत परंपरा की प्रेरणा संत मावजी महाराज थे, जो हमारे इलाके में ही पैदा हुए, है ना। संत सुरमाल महाराज की भगत परंपरा की प्रेरणा संत मावजी महाराज थे। अब संत मावजी महाराज की भगत परंपरा की प्रेरणा कौन था, यानी ये हम लोग रिसर्च करते हैं तो हम आगे पाते हैं संत बाबा रामदेव पीर महाराज की भगत परंपरा, यानी बाबा रामदेव पीर महाराज की जो भगत परंपरा थी वो संत मावजी महाराज में भी देख सकते हैं। उसका एक उदाहरण दे देना चाहूंगा कि संत बाबा रामदेव पीर की जो ध्वजा है वो सप्तरंगी है, और हमारे बेणेश्वर पर्व जो ध्वजा हम लोग फहराते हैं वो भी सप्तरंगी है, 7 रंग की। पालसुराता के लोग फहराते हैं, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखें संत मावजी संत सुरमाल महाराज में ऐसा कौन सी चीज है, तो हम सब जानते हैं कि ये उद्बोधन भी बोलते हैं, वो भी रामापीर से जुड़ा हुआ है, और भक्ति भी रामापीर से जुड़ी हुई है। आगे जाकर के इसको रिसर्च करके देख सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं, बाद में आपको समझ में आ सकता है। और इसके बाद में चौथे नंबर पे संत गोविंद गुरु महाराज की भक्ति, उसके बारे में कहा जाता है कि पीराई यानी पीर से संबंधित भक्ति है, बेलाद यानी पति पत्नी दोनों की भक्ति है, दोनों को बराबर मानने की भक्ति है, दोनों को साथ में रह करके पूजा पद्धति करने की भक्ति है, और दोनों को समान आपका उद्रास बानो पैराबानी भक्ति, यानी कहने का मतलब दोनों के बराबर भाव हो, जोड़ा का मतलब है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, गोविंद गुरु महाराज ने जो भगत परंपरा बनाई उसके अंदर आपका जो ऊंच नीच का भेद बिल्कुल सिरे से खारिज करने का मामला है। ये बहुत सारी बातें हैं, तो हम लोगों को इसका ज्ञान होना चाहिए। एक चीज हम लोग और देखते हैं कि संत गोविंद गुरु महाराज की प्रेरणा संत सुरमाल महाराज, संत सुरमाल महाराज की प्रेरणा संत मावजी महाराज, संत मावजी महाराज की प्रेरणा बाबा रामदेव पीर। तो बाबा रामदेव पीर की प्रेरणा कौन, ये बात हम लोगों को ढूंढनी होगी, सोचना होगा। ये प्रश्न का जवाब मैं जानता हूं लेकिन इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, या आप ढूंढिए, आपको ढूंढना होगा, और इसको हम लोग आगे बताएंगे। अब मेरा ये सवाल है कि जब बाबा रामदेव पैदा हुए उस समय में दिल्ली सल्तनत पर फिरोज शाह तुगलक का राज था। फिरोज शाह तुगलक इधर राजगद्दी पर बैठा और इधर बाबा रामदेव पीर का जन्म हुआ। तो उस समय में हमारे देश में जितने भी लोगों ने राज किया था, एक तो मुस्लिम लोगों की जहां तक हम बात करें तो सिंध के एरिया में, थोड़े बहुत गुजरात के इलाके में अरब लोग आए थे पहले, और इसके बाद में गजनवी, मोहम्मद गजनवी आया था, तो वो भी आपका तुर्क था। इसके बाद मोहम्मद गोरी आया, वो भी तुर्क था, और फिर दिल्ली सल्तनत का राज स्थापित होता है। उसमें आप देखेंगे सबसे पहले जो गुलाम वंश होता है वो भी तुर्क है।
इसके बाद खिलजी वंश है, वो भी तुर्क है। इसके बाद में ये तुगलक वंश है, वो भी तुर्क है। इसके बाद में आप देखते हैं सैयद वंश, वो भी तुर्क है। इसके बाद में अंत में आता है आपका लोदी वंश, वह अफगान है, वो तुर्क नहीं अफगान है। और इसके बाद में मुगल रेस के लोग हमारे भारत में आए, वो दो नस्लों से जुड़े हुए थे, मिश्रित नस्ल कह सकते हैं। एक तो वो तुर्क से भी संबंध था उनका, और दूसरा मंगोल से भी था। और मंगोल लोगों की हम जहां तक बात करें, मंगोल मुस्लिम नहीं थे, बाद में मुस्लिम बने। तुर्क भी पहले मुस्लिम नहीं थे, वे भी बाद में मुस्लिम बने। तो उनके बारे में हम लोग को इतना डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुर्क और अरब लोग भारत में आए थे। इसके बाद में बाबा रामदेव पीर का जन्म होता है और उनकी भगत परंपरा शुरू होती है। लेकिन यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट मैं कह देना चाहता हूँ कि मुगल काल के अंदर जैसे सबसे पहले बाबर के बाद हुमायूं के बाद में आपका अकबर के जमाने में तुलसीदास जी पैदा हुए, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाबा रामदेव पीर की भगत परंपरा जो उसका मूल कंसेप्ट था, वो आज की तारीख में आदिवासियों में सबसे पहले संत मावजी महाराज के रूप में हमारे इलाके में प्रस्थापित हुआ, यानी जमा। इसके बाद में संत सुरमाल महाराज, फिर संत गोविंद गुरु महाराज। इन तीनों चारों संतों का जो आंदोलन था, उनकी जो विचारधारा थी, बिल्कुल डिफरेंट है। इस पर हमें कई बार यानी पुनः हम लोगों को रिसर्च करना चाहिए, और वो मूल विचार क्या थे उनका हमको जन जागरण करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। यदि हम लोग इन जन जागरण को करने में कामयाब होंगे तो हमारे अंदर जो विकार है बहुत सारी, वो अपने आप स्वतः दूर हो जाएंगे। तो ये हम लोगों को ढूंढना चाहिए कि उनके कौन प्रेरक थे आगे। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं तो आज की तारीख में हमारे समाज में जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग हैं कुछ एक बातों को लेकर के घर पे बैठे हुए। घर पे बैठे हुए का मतलब क्या है? अरे यार ये कर तो रहे हैं, लेकिन उसमें ये चीज गलत है। अब वो दिमाग में सोच करके कहाँ बैठा है? घर पे बैठा है। तो उस व्यक्ति को घर जा करके तो समझा नहीं सकते, उसको जबरदस्ती बिठा करके तो समझा नहीं सकते। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, अरे यार ये तो छोटे बच्चे हैं या कम उम्र के लोग हैं, छोटी नौकरी वाले लोग हैं, और हम बड़े हैं, तो हम उनकी बात क्यों सुनने जाएं, हम उनकी बात क्यों माने, ऐसा करके घर बैठे हुए। बहुत सारे लोग हैं, यार हम तो कल उनके विरोधी थे, यदि आज हम जाएंगे तो वो हमको क्या कहेंगे, ऐसा करके घर बैठे हुए। इस समस्या का सलूशन हम लोग नहीं कर सकते। ये आपको खुद को समाज हित के लिए आगे आना होगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, आज एक व्यक्ति ने जो मेरे से सवाल किया था, और उसने ही समाधान भी बताया कि आज बहुत सारे लोग हैं जो आदिवासी परिवार का विरोध करते हैं, और हम लोग दुकानों में भी ये वीडियो गाने वगैरह नहीं चलाते हैं, या फिर हम यहाँ नहीं बोलते, हम चुप। कई लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं। तो हम लोग हैं घर जा करके बिल्कुल सुरक्षित जगह पर बैठ करके वीडियो वगैरह देखते हैं। तो ये काम हमारा मोबाइल ने कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि बिस्तर के अंदर घुस करके तो देख ही सकते हैं। आपको डर लगता है बाहर, तो बिस्तर के अंदर जा करके फिर पूरा बंद करके तो आप वीडियो देख ही सकते हैं। कुछ भी करिए, लेकिन समाज के अंदर जो पाखंडवाद, अंधविश्वास का जो जहर है, उस जहर को खत्म करना होगा। यह हमारी पूरी जनरेशन के लिए खतरा है, यह हम लोगों को समझना होगा। तो हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है गैर बराबरी की, अंधविश्वास, पाखंडवाद की, और यह राष्ट्र के लिए भी खतरनाक है। अब दोस्तों हम लोग मूल बिंदु पर आते हैं कि आदिवासी कौन लोग। कई सारे लोग ऐसा भी सवाल करते हैं कि हम भी आदिवासी हैं। अरे अच्छी बात है भाई, आप भी आदिवासी हो, हमें कहाँ तकलीफ है। जितना आदिवासियों की संख्या बढ़ती है हमें कोई तकलीफ नहीं, हम भी आदिवासी। अब कई सारे लोगों में एक ये भी भ्रम बना हुआ है कि आदिवासी वास्तव में है कौन।
तो मेरा ये अभी आप ये सवाल पूछेंगे किसी भी आदिवासी एक्टिविस्ट से, तो वो बता देगा कि जिनकी विशेष संस्कृति होगी, जिनकी विशेष बोली होगी, जिनका पहनावा, ये बहुत सारे उदाहरण वो दे देंगे, यानी आपका लोकुर कमेटी के उदाहरण है वो भी दे देंगे। लेकिन ये बात उतनी प्रभावशाली आज की तारीख में नहीं रही। आदिवासी किसको कहेंगे, उसके लिए हमारा सोच और आधुनिक होना चाहिए, और यूनिक होना चाहिए, और अच्छा होना चाहिए। तो अब सवाल पैदा होता है कि पूरी दुनिया में हम देखें, जहां ईसाई धर्म के लोग आज जिन देशों में हैं, वहां भी एक जमाने में प्रकृति पूजा होती थी। जिन देशों में आज मुस्लिम धर्म फैला हुआ है, वहां पर भी एक जमाने में प्रकृति पूजा हुआ करती थी। तो प्रकृति पूजा के आधार पर हम आदिवासी हैं ऐसा कहते हैं, तो दूसरे लोग भी तो आदिवासी हैं, दूसरे लोग भी तो प्रकृति पूजा करते थे। तो फिर आदिवासी किसको कहें? तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि वे लोग जो प्रकृति पूजा, जो पूरी दुनिया में प्रकृति पूजा होती थी, उस प्रकृति पूजा को अवशेष स्वरूप बचा के रखे हुए हैं। पूरी दुनिया के आदिवासी समूहों में सामूहिकता का भाव था, उस सामूहिकता के भाव को बचा के रखे हुए हैं, उन लोगों को आदिवासी कहेंगे। ये बात हम लोगों को अच्छे तरीके से लोगों को समझानी होगी। और एक इंपॉर्टेंट बात, हम लोग देखते हैं कि आपका मौर्य साम्राज्य के बाद में बहुत सारे विदेशी कबीले थे, वो भारत में आए, जिसमें आपका कबीला तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो भी एक कुलीन आपका वर्ग था, इंडो ग्रीक, जिनको यवन कहते हैं भारत में। इसका महाभारत में भी रेफरेंस मिलेगा, रामायण में भी रेफरेंस मिलेगा। वो मौर्य साम्राज्य के बाद आए, लेकिन महाभारत और रामायण में उल्लेख है। अब क्यों उल्लेख है वो सोचने वाला विषय है। हो सकता है रामायण महाभारत बाद में लिखी गई हो। तो यवन, इसके बाद में शक, कुषाण, हुण लोग तो आपका 6वीं शताब्दी में आए, लेकिन उन लोगों का भी उल्लेख रामायण महाभारत में है। इसलिए कई सारे लोग कहते हैं 6वीं शताब्दी के बाद में रामायण महाभारत लिखे गए। हो सकता है, इस पर अपन को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 4 समूह बड़े, आपका यवन यानी इंडो ग्रीक, पहलव और शक, कुषाण और हुण, ये 5 वर्ग के लोग हैं। वो भारतीय सभ्यता में यानी भारतीय समाज में एसिमिलेट हो गए, शामिल हो गए। और वे सारे लोग कबीलाई लोग थे, यानी वो लोग आज की भाषा में कहें आदिवासी थे। लेकिन वो लोग आदिवासी थे, लेकिन वो भारत की मिट्टी की पैदाइश नहीं थे। और जो लोग भारत की मिट्टी की पैदाइश नहीं है, वो आदिवासी कैसे हो सकते हैं? आदिवासी वे लोग हैं जो भारत की मिट्टी में पैदा हुए। अभी एक नया रिसर्च कुछ लोगों ने, जो समाज को पाखंडवाद में दबाए रखना चाहते हैं और पूरे देश पर कब्जा बरकरार रखना चाहते हैं, उन लोगों ने कह दिया कुछ ये पूर्वोत्तर आपका पूर्वी भारत के जो आदिवासी हैं वे भी बाहर से आए। ऐसा उन लोगों ने BHU में आपका रिसर्च किया। ये भी हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने सुना। अब मेरा ये कहना, और कई गुजरात में एक किताब में यहाँ तक भी कहीं पढ़ाया था कि भील हुए वे भी आग्नेय लोग हैं और आग्नेय भी बाहर से आए। अब यार बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसके लिए आप सभी भाइयों को, बहनों को मैं बताना चाहता हूं कि ये सब चीजें किस सिद्धांत की वजह से आती है हमारे सामने। वो सिद्धांत ये है कि पूरी दुनिया के इंसान हैं वो एक व्यक्ति से जन्मे हैं, एक व्यक्ति से पैदा हुए, या पूरी दुनिया के लोग हैं वो एक जोड़े से पैदा हुए, यानी एक महिला और एक पुरुष से ही सारी मानव जाति पैदा हुई है। उस सिद्धांत को फॉलो करने वाले लोग ऐसी बातें प्रचार करने में कामयाब हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या सारी दुनिया के इंसान यानी सारी दुनिया के मनुष्य हैं, क्या वो एक ही जोड़े से पैदा हुए? तो ये बात 100% गलत है। ये बात 100% गलत है। लेकिन हमारे दिमाग में बचपन से इन धर्मवादियों ने, इन संगठनवादियों ने, इन इतिहास का गलत व्याख्या करने वाले लोगों ने ये बात दिमाग में डाली। क्यों दिमाग में डाली? सभी धर्म ग्रंथों में ये कथा है कि एक इंसान से आपका सारे इंसान पैदा हुए। तो अब हमारा सवाल पैदा होता है कि जब मनुष्य पैदा ही नहीं हुआ था इस धरती पर, जीव पैदा होना शुरू हुए थे, तब पूरी पृथ्वी एक भाग थी, एक खंड था, फिर 2 खंड हुए,
और 2 खंड होने के बाद भी जो दूसरा खंड था, उस खंड में से अफ्रीकन खंड था, उसका एक हिस्सा कट करके ये पूरे भारतीय खंड यानी ऑस्ट्रेलिया से लगा करके भारत तक का टुकड़ा अलग हुआ, जिसमें मेडागास्कर भी अलग हुआ। और आज ये कई सारे देश बने हुए, और जो भारत है वो 2 टुकड़ों के मेल से बना है। तो आज हम लोग देखते हैं, आज पिछले दिनों ही अभी हरियाणा में फरीदाबाद के पास में 1 लाख साल पुराने शैल चित्र मिले। हमारे साबरमती बेसिन में भी देख लीजिए 1 लाख से ज्यादा साल के पुराने अवशेष मिले हैं। आपका प्रस्तर यानी पत्थरों के अवशेष मिले हैं आपका, जो इंसान इस्तेमाल करते थे। कई सारे आवास मिले हैं। अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं उसका रिसर्च। आज से 70,000 साल पहले इसका आकलन किया गया, मकानों का उदाहरण बताया। भीमबेटका का उदाहरण देख लो, बागोर भीलवाड़ा का उदाहरण देखो आप। यहाँ पर राजस्थान के इलाके, अरावली के इलाके में कई सारे शैल चित्र आपको मिलेंगे जो 1 लाख साल से भी पुराने हैं। अब हम देखते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी मानी जाती है। तो अरावली में ही सबसे पहले इंसान पैदा हुआ होगा भारत में, ऐसा माना जा सकता है। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। तो अब अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, सातपुड़ा पर्वतमाला जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, उसमें भी इंसान पैदा हुआ होगा, और अफ्रीका के भाग में भी इंसान पहले पैदा हुआ होगा, ऐसा कहा जा सकता है। इसके अकाट्य प्रमाण है। अब सवाल पैदा होता है कि मैं भी पॉसिबल अफ्रीकन लोग थे, वो यूरोप की तरफ गए होंगे, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन जो अफ्रीका का हिस्सा अलग हुआ था, वहां पर भी मनुष्य पैदा हुआ होगा, या फिर है वास्तव में, यह बात भी 100% सही है। अब अरावली में पैदा होने वाले सबसे पुराने लोगों के आज के वंशज कौन है? तो नेचुरल है बात, अंततः एक ही जगह जाएगी। इतिहास प्रमाणित है, पुरातात्विक प्रमाणित है, और बोली के आधार पर प्रमाणित है, संस्कृति के आधार पर प्रमाणित है, पूजा पद्धति के आधार पर प्रमाणित है, विवाह पद्धति के आधार पर प्रमाणित है कि वे भील लोग ही होंगे, भील लोग ही हैं। तो ये एक हमारा आदिवासी होने का एक बड़ा आधार है कि हम इसी मिट्टी की पैदाइश है, इसी मिट्टी में हम पैदा हुए, हम कहीं बाहर गए नहीं, बाहर से आए नहीं। ये बात प्रमाणित होती है। तो 2 बहुत बड़ी बात है, एक तो कल्चर आधार हो गया, और दूसरा आधार हो गया हम इसी मिट्टी की पैदाइश है। तो जो आदिवासी लोग हैं वो लोग हैं उसी मिट्टी के पैदाइश है, उसी मिट्टी का मूल बीज है, वे ही आदिवासी हैं, यह कहना चाहिए। अब हमारा पहला सवाल था आज का, क्या सवाल था कि आपका हम आदिवासी अलग कैसे हैं सबसे। तो ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से बताने का मैंने कोशिश किया, सबसे अलग क्यों है यह बताने का कोशिश किया। उसके साथ एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट जोड़ देना चाहिए कि आदिवासियों ने आज तक दुनिया के इतिहास में हम लोग देखते हैं किसी भी मानव समूह पर कभी आक्रमण नहीं किया। आपका देशों के नाम पर, आपका बॉर्डरों के नाम पर, एक जाति के नाम पर आज रेप का रेफरेंस देखो, 9 साल के बच्चे के साथ रेप हो जाता है। पिछले दिनों दिल्ली का उदाहरण देख लो आप। ऐसे बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन आदिवासी समाज ने ऐसा कोई अपराध आज तक इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता है। इस दृष्टि से हम अलग हैं। आज आप देख लीजिए, कोई कितना भी धुर विरोधी हमारा दुश्मन होगा, पीढ़ियों का दुश्मन होगा, हमारे समाज का दुश्मन होगा, लेकिन हमारे घर आ गया तो हम इसको एक उंगली तक नहीं अड़ाते, उल्टा उसको सम्मान देंगे। हम बोलेंगे नहीं, अलग बात है, लेकिन उसको भोजन करवाएंगे, उसको बिठाएंगे, उसको सुला भी सकते हैं हम लोग। इस दृष्टि से भी आदिवासी सबसे अलग है। जबकि दूसरे के हम घर जाएंगे तो वो पानी पीना तो ठीक है, बोलेगा तक भी नहीं, ये हम सब जानते हैं। किसी का बहुत बड़ा बंगला है जिसमें वो एक ही कमरे के अंदर सोया, लेकिन सारा बंगला खाली है, इसके बावजूद किसी को आश्रय नहीं देते। ऐसे भी उदाहरण देश में देखे जा सकते हैं। तो इस दृष्टि से कई और उदाहरण हैं। ये सारा मैंने बताया इसी किससे संबंधित था कि हम आदिवासी सबसे अलग कैसे हैं। और एक दूसरी बात है, विश्व मानव समूह को आदिवासियों ने क्या दिया, ये बहुत बड़ी बात है। एक गर्व करने लायक है कि इस दुनिया के अंदर आदिवासी आज भी
सबसे अधिक वनस्पति का नॉलेज रखते हैं। कौन सी वनस्पति खाने योग्य है, कौन सी वनस्पति खाने योग्य नहीं है, कौन सी वनस्पति औषधि के रूप में इस्तेमाल होती है। ये तीन बड़ी बातें, कौन सी वनस्पति खाने योग्य है, कौन सी वनस्पति खाने योग्य नहीं है, कौन सी वनस्पति औषधि में काम आती है। ये तीन चीजों का हम लोगों को सबसे ज्यादा नॉलेज है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि दुनिया में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, यह जीव जगत को या मनुष्य जाति को किसी ने देने का काम किया है तो वह आदिवासी लोग हैं। आज भी पूरी दुनिया में देख लीजिए, सबसे ज्यादा वैराइटीड भोजन कोई करता है तो वह आदिवासी करता है। कई प्रकार के, यानी आपका मांसाहारी भोजन भी कई डिफरेंट प्रकार का होगा, आपका शाकाहारी भोजन भी कई डिफरेंट प्रकार का होगा। तो ये यानी क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये दुनिया को हमने दिया। कौन सी वनस्पति किस बीमारी में काम आती है, ये भी हमने आदिवासियों को, अरे पूरी दुनिया को दिया। और आज किसी भी जंगल में चले जाओ, आदिवासी समाज का कोई इंसान उस जंगल में है और जंगली जानवर भी आसपास में है, तो जंगली जानवर आदिवासियों से डरते नहीं, वो भागेंगे भी नहीं, आसपास रहेंगे। जबकि यहां पर आदिवासी के अलावा दूसरा इंसान आ जाता है तो जंगली जानवर खड़े नहीं रहेंगे, भाग जाएंगे। यानी जंगली जानवरों के साथ कैसे तालमेल बनाया जाए, उनके साथ सहवास कैसे बनाया जाए, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व कैसे कायम किया जाए, पर्यावरण का संरक्षण कैसे हो, जैव विविधता का संरक्षण कैसे हो, यह दुनिया को आदिवासी ने सिखाया। आज पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब तापमान बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो उसका कोई रास्ता दिखा सकता है तो वो मात्र और मात्र आदिवासी दिखा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, चार्ल्स डार्विन के पोते ने भी कहा। एक बहुत बड़े पर्यावरण मार्को उलविला पर्यावरणविद हैं आपका, उन्होंने भी बोला कि यदि हमें पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन से से हमारी पूरी दुनिया को बचाना है तो भारत के आदिवासियों की संस्कृति हमें अडॉप्ट करनी होगी, उसको फॉलो करना होगा। यह हमने दुनिया को दिखाया। और आपने देखा होगा, पूरी दुनिया में पहले कह चुका हूं, धर्म के आधार पर बहुत सारी हिंसा हो रही है, नरसंहार हो रहा है। उस मामले में भी आदिवासी गाइड कर सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं। दुनिया में शांतिपूर्ण अस्तित्व कायम होना चाहिए, जियो और जीने दो का सिस्टम होना चाहिए। और यह संदेश वो कर सकता है जो जिंदगी में जीता है, उस जीवन मूल्य को जीता है। जब जीव जंतुओं की भी हिंसा नहीं हो सकती, आदिवासियों की जीवन शैली हम लोग एडप्ट करते हैं। आज आदिवासी मच्छर भी नहीं मारते, मक्खी भी नहीं मारते, कई सारे ऐसे जीवाणु कीटाणु आ जाते हैं जो हमारे खेती बाड़ी में, लेकिन उनको हम नहीं मारते, नहीं मारते, इसके बावजूद भी फसल अच्छी होती है। यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब कैसे होता है वो कुदरत ही जाने, प्रकृति ही जाने। प्रकृति अपना बैलेंस अपने आप बनाती है, यह हमने देखा है। और एक बात थी कि प्रकृति को कैसे बचाएं, तो यह सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं कि प्रकृति को बचाना है तो आदिवासियों को पूरी दुनिया में एकता कायम करना होगा। और एकता कायम करने के बाद ही आदिवासी सभी मानव समूहों का मार्गदर्शन दे सकते हैं। आज मैं दाढ़ी बनवाने के लिए गया था, तो एक बच्चे ने, नाई था, उसने सवाल किया। क्या सवाल किया? उसने ये बताया कि मैं कई सारे लोगों से सवाल कर चुका हूँ, लेकिन किसी ने मेरे को सही जवाब नहीं दिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या सवाल है, बोलिए। तो उसने बताया कि विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाते हैं। मैंने बताया कि होली भारत में ही मनाते हैं कि पूरी दुनिया में मनाते हैं। तो उसने बताया कि भारत में ही मनाते हैं। मैंने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस पूरी दुनिया में मनाते हैं। फिर मैंने दूसरा पूछा कि दिवाली है वो भारत में ही मनाते हैं, पूरी दुनिया में मनाते हैं। तो उसने कहा कि भारत में ही मनाते हैं। मैंने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस पूरी दुनिया में मनाते हैं। फिर मैंने सवाल पूछा कि क्या मुसलमान ईसाई लोग हैं वो होली दिवाली मनाते हैं। तो उसने कहा कि नहीं मनाते हैं। फिर मैंने बताया कि पूरी दुनिया में विश्व आदिवासी दिवस ईसाई आदिवासी हैं
जो मुसलमान आदिवासी हैं वे भी मनाते हैं। तो सबसे बड़ा त्योहार कौन सा हुआ, सबसे बड़ा पर्व कौन सा हुआ? तो उसने जवाब दिया कि विश्व आदिवासी दिवस। यही सबसे बड़ा महत्व है इसका। विश्व आदिवासी दिवस यानी किसी भी धर्म में आप हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सब मना सकते हो, पूरी दुनिया लेवल पर मना सकते हैं। यहां सबसे बड़ा इश्यू है वो प्रकृति से जुड़ाव वाली संस्कृति, इसलिए हम प्रकृति संस्कृति बोलते हैं आदिवासियों की। तो प्रकृति से जुड़ाव वाली संस्कृति का बचाव करना है, और जिस देश में हम रहवास कर रहे हैं उस देश के मूल लोग हैं, उनकी सुरक्षा कायम हो, उनका संरक्षण कायम हो, ये है आदिवासी का मूल मामला। उसके बारे में ये बच्चे को मैंने बताया तो उसको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। तो भाइयों, हम लोग बहुत सारी बातें हैं समाज में जिनको लेकर के हमें जन जागरण करना है। और अंततः मैं एक और इम्पोर्टेंट बात कह देना चाहता हूँ कि हमारे समाज में जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे राजनीतिक संगठन हो, कोई भी हो, लेकिन आज तक हमने एक इम्पोर्टेंट बात जो हमारे सामने बहुत खतरनाक तरीके से आई है वह यह आई है कि हम समाज की प्रगति के लिए, पूरे समाज की एकता कायम करने के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे ही अपने समाज के लोग हमारा विरोध करते हैं। ये एक ऐसी बात है, एक ऐसा जहर है, उस जहर को हमें रोकना होगा। तो तमाम उन भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो लोग हमारा विरोध करते हैं, कम से कम आपका विरोध का आधार क्या है उसको लेकर हम टेबल पर तो बैठना ही चाहिए। यदि टेबल पर हम बैठ करके अपनी जो बातें हैं उनको हम सुलझाने में कामयाब होते हैं तो हो सकता है हमारे एक दूसरे के विरोध हैं वो थोड़ा सा कम हो। लेकिन कई सारे लोग कहते हैं कि अंधभक्तों का कोई इलाज होता भी नहीं, तो ऐसे अंधभक्त टाइप लोग हैं उनके साथ में तो बैठ करके कोई मीनिंग नहीं है। तो मैं अंततः एक बात और इम्पोर्टेंट कहना चाहूँगा कि विश्व आदिवासी दिवस है वह पूरी दुनिया के जीव जगत को बचाने के लिए, यानी उसमें चींटी से लगा रहे, यानी छोटे से छोटे जीव से लगा रहे, सब बड़े से बड़े जीव को बचाने के लिए। और ये पर्यावास आज आप देख लीजिए, आज की तारीख में पूरी पृथ्वी, पूरा एरिया आप क्या कह सकते हैं, एयर कंडीशनर सा बना हुआ है, ऐसा मौसम है आज, क्योंकि पूरा एरिया सम हो गया है। गर्मी भी ज़्यादा नहीं है, सर्दी भी ज़्यादा नहीं है, पानी ही पानी है चारों तरफ, हरियाली हरियाली है। अभी जो फसल है, जो घास फूस है वो पूर्ण यौवन पर है, चढ़ती जवानी में है। और आप देख सकते हैं नदी नाले, उनमें सब में स्वच्छ पानी बह रहा है, पशु पक्षी खुश हैं, इंसान खुश हैं, पशुपालन करने वाले लोग हैं वो बांसुरियाँ बजा रहे हैं, लड़कियाँ गीत गा रही है, धान के खेत रोप रहे हैं उसमें गीत गा रहे हैं, यानी बहुत आनंददायी समय है। इसी अवसर पर हमारा आदिवासियों का सबसे बड़ा उत्सव, पूरी दुनिया के आदिवासियों का सबसे बड़ा उत्सव विश्व आदिवासी दिवस आया, और इसको हम अच्छे तरीके से मनाएं। और कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए किसी प्रकार की अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का आपका उतावलापन नहीं होना चाहिए, कुछ गलत भी नहीं होना चाहिए। और सभी भाइयों से विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि हम लोग, भले कोविड 5 साल बाद खत्म हो, कोरोना 5 साल बाद खत्म हो, हम लोग मनाएंगे, लेकिन आज की तारीख में तो अपने गांव से बाहर नहीं जाना है और अच्छे तरीके से मनाना है। किसी भी प्रकार का कोई गलत काम नहीं करना है। हम लोगों ने देखा है कि बहुत बड़ा बदलाव युवा में हमने देखा। जो बच्चे अपने माँ बाप को नहीं मानते थे, अपने शिक्षकों को नहीं मानते थे, वो बच्चे आदिवासी परिवार की वजह से, आदिवासी परिवार के निर्देशों की वजह से, आदिवासी परिवार की गाइडलाइन की वजह से आज अनुशासित हो गए। और छोटे छोटे बच्चे धोती पहनने लग गए, अपनी संस्कृति को जानने लग गए, नाच गाना सीख गए, पढ़ाई कर रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं, आपका जल जंतुओं को दाना खिला रहे हैं, पशुपालन में आपका इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपका खेती बाड़ी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये बदलाव हुआ वो हम सब की बदौलत हुआ है। ये न जाने किन किन लोगों ने किया, उसका कोई
हम लोग उदाहरण नहीं दे सकते। आज हमारे साथ में जो आदिवासी परिवार के डेवलपमेंट में गोंडवाना के भाइयों का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे 2-4 भाई, मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि 1-2 भाइयों का नाम ले लेंगे तो दूसरे भाई नाराज हो सकते हैं। आपका पूरे बेल्ट का सोशल मीडिया की वजह से पूरा समाज एक हो गया है और बहुत अच्छे तरीके से एकता कायम हो रही है। हमारे सामने हजारों चुनौतियां हैं, बेशक मैंने गिनाई आपको, लेकिन हम लोग इन सभी चुनौतियों को पार पड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा डीएनए बहुत सामान्य नहीं है, बहुत ताकतवर डीएनए, और यह डीएनए इसी मिट्टी का है। तो ये मिट्टी भारत की मिट्टी